अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को कवर कर लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम 2 यूनिट्स कवर करने वाले हैं, 4.2 एंड 4.3। 4.2 असल में काफ़ी छोटा यूनिट है और 4.3 भी ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, तो ये दोनों यूनिट एक वीडियो में हम कवर अप कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिर्फ 2 यूनिट रह जाएंगे और आपका 30% कॉस्ट अकाउंटेंसी जो CMA फाउंडेशन का है वो कवर हो जाएगा। चलें अब देखते हैं कि इस यूनिट में पहले हमें सीखना क्या है। हेडिंग है इसकी, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी फॉर बिजनेस डिसीजन। मतलब मेरे बच्चे, जो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये बिज़नेस के डिसीजन में कैसे काम में आता है। मतलब जब बिज़नेस को अपने डिसीजंस लेने होते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी कैसे हेल्प करती है। समझ में आई बात? तो उसके बारे में आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट। देखो भाई, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने ना यहाँ पर कुछ चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं। ये चैप्टर्स आप तब पढ़ेंगे जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को पूरा फुल फ्लेज पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे इसे अपने इंटरमीडिएट में, ठीक है। और जब आप इंटरमीडिएट में कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड्स, मार्जिनल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। मैं ऐसे ही सोच रहा था, बैठे बैठे मैंने चैप्टर के नाम लिख दिए। क्या पता पढ़ाते पढ़ाते मुझे कुछ हेल्प मिल जाए इन चैप्टर्स के नाम से, ठीक है, कोई बात नहीं। फ़िलहाल हम ज़रा अपने मेन मुद्दे पर रहते हैं। हमारा काम है यहाँ पर कि बिज़नेस के डिसीजंस में कॉस्ट अकाउंटिंग को कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहला अब इन्होंने बोला क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट। अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब है। सुनते रहिएगा मेरे बच्चे। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मैं कॉस्ट को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूँ। एक को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट और एक को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट को 2 पार्ट में, 2 कैटेगरी में बांटा मैंने, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। इसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। देख रहे हैं आप, क्लासिफिकेशन। अब फिक्स्ड कॉस्ट को भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होती है फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट। जब आप कॉस्ट की कैटेगरीज बनाते हैं तो उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, और जब आप उन्हीं कैटेगरीज के अंदर और क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे सब डिवीज़न कहते हैं। तो मैंने जस्ट अभी आपको क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट का मतलब बताया, लेकिन ऐसा करने से बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा ये भी तो समझना ज़रूरी है ना। तो जो एग्जाम्पल मैंने अभी लिया है उसी को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, आप सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पता होगा। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहते हैं जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। यानी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ही ये कॉस्ट बढ़ेगी, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसके प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो भी ये कॉस्ट आएगी, आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो भी ये कॉस्ट आएगी, तभी ये फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आपने अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए जगह किराए पे ले ली, अब आपको उसका रेंट हर हाल में पे करना ही करना है। फैक्ट्री अगर कुछ प्रोडक्शन करे तो भी रेंट देना है, फैक्ट्री प्रोडक्शन ना करे तो भी रेंट देना है। ये एक तरीके से रेंट जो है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का एग्जाम्पल है। अगर आप लोन लेकर आ गए और पैसे का इस्तेमाल प्रोडक्शन में किया या नहीं किया, लेकिन इंटरेस्ट तो हर हाल में देना पड़ेगा, तो ये फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट का एग्जाम्पल है। यानी ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन की वजह से बढ़ता है ना घटता है, मतलब वो खर्चा हमेशा सेम अमाउंट का होना ही होना है, चाहे आप प्रोडक्शन बढ़ाएं चाहे आप प्रोडक्शन ना बढ़ाएं। समझ में आती है बात, ये नहीं आती?
तो इस तरीके की कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये बिज़नेस के डिसीजन में मेरी कैसे हेल्प करेगी। सोचिए, मान लेते हैं कि आप एक बिज़नेस को चलाने वाले हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको कौन सी कॉस्ट रिस्की लगती है, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट? तो आप कहेंगे भाई रिस्क तो फिक्स्ड कॉस्ट में जो छुपा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे तब इनकर्ड करनी पड़ेगी जब मैं प्रोडक्शन करूँगा। अगर मैं प्रोडक्शन ना करूँ तो यह खर्चा नहीं आएगा, और अगर खर्चा करूँगा तो मतलब प्रोडक्शन करूँगा तो यह खर्चा आ जाएगा। तो अगर मेरा प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाता है और मेरे पास काम धंधा नहीं होता, तो वेरिएबल कॉस्ट का बर्डन मेरे ऊपर नहीं आने वाला, यानी ये कॉस्ट मुझको टेंशन देने वाली नहीं है, इसकी वजह से कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क आपके ऊपर हमेशा रहता है, ये आपके ऊपर रिस्क क्रिएट करती है। अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करोगे तो ये कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी और फिर आप नुकसान में जाने लग जाओगे। तो ये कॉस्ट आपके लिए रिस्क क्रिएट करती है। देखा, तो कॉस्ट को क्लासिफाई करके और सब डिवाइड करके आप ये जान पाए कि बिजनेस में कौन सी चीज़ रिस्क क्रिएट कर रही है और कौन सी चीज़ रिस्क क्रिएट नहीं कर रही। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग आपकी हेल्प करती है कि आप कॉस्ट को क्लासिफाई और सब डिवाइड कर पाते हो। समझ आया नहीं आया? देखिए, कॉस्ट को कलेक्ट और क्लासिफाई किया जाता है वेरियस वेज में, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। किसको? मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिले और मैनेजमेंट इस चीज़ का इस्तेमाल करके कॉस्ट को कंट्रोल भी कर पाए और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी पता लगा पाए। ठीक है जी, चलिए। तो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया, मतलब पहला तरीका बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपके बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकती है। आगे इन्होंने कहा कि अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग को तरीके से पढ़ते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़कर आप अपनी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो, मैंने कहा था ना, चैप्टर के नाम जो मैंने लिखे हैं कुछ सोच समझ के लिखे हैं। देखिए, जब आप कल को जाकर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, तो एक अकेला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा आपको, मटेरियल कॉस्टिंग। पता है जब मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? वो तो जब चैप्टर पढ़ोगे तब उसको देखोगे वहाँ पर, लेकिन अभी मैं मोटी मोटी बात बताता हूँ। जब आप एक्चुअल में मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ोगे ना मेरे बच्चे, तो उस टाइम आपको पढ़ने को मिलेगा कि मटेरियल जो मैं ख़रीद रहा हूँ उसकी कॉस्ट क्या है, मटेरियल जो मैं ख़रीद रहा हूँ उसकी कॉस्ट को कैसे कम से कम किया जा सकता है। और तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सीखोगे, इन्वेंट्री लेवल्स पता करना। क्या पता करना? इन्वेंट्री लेवल्स। मटेरियल कॉस्टिंग आपको इन्वेंट्री लेवल की अंडरस्टैंडिंग देता है। अब आप कहोगे सर मुझे तो पता ही नहीं आप इन्वेंट्री लेवल से क्या कहना चाह रहे हो, ऊपर की दो बातें तो फिर भी समझ में आई। मैं बताता हूँ मेरे बच्चे, देखो आप सब अच्छे से जानते हो, जो भी बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें अपने पास एक स्टॉक मैनेज करना होता है। कस्टमर कभी भी खड़ा हो सकता है फैक्ट्री पे आके, आपकी दुकान पर आके, आपकी शॉप पे आके, आपके शोरूम में आके और आपसे स्टॉक की डिमांड कर सकता है। अगर तुम्हारे पास स्टॉक नहीं है तो कस्टमर किसी दूसरी जगह चला जाएगा। तो स्टॉक के लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब कंपनीज़ यहाँ पर अक्सर दो गलतियाँ कर सकती हैं। पहली गलती, स्टॉक का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा ओवर स्टॉक आपने रख लिया। अब ओवर स्टॉक रखने की वजह से क्या होगा? ज़्यादा स्टॉक रखने की वजह से ख़र्चा भी ज़्यादा आता है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज बढ़ जाती है। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? ज़्यादा पैसा फंसा देते हैं आप। अब स्टॉक में इतना पैसा फंसा दिया आपने, अगर ये पैसा कहीं और फंसा देते तो उससे कमा भी सकते थे। तो स्टॉक में पैसा फंसाना स्टोरेज की कॉस्ट को भी बढ़ा रहा है, और आप उस पैसे से कुछ और कमा सकते थे, वो भी नहीं कमा पा रहे हैं, अननेसेसरी स्टॉक में फंसा हुआ है पैसा। ठीक है जी। लेकिन सर अब ज़्यादा स्टॉक के डर के चक्कर में मैंने स्टॉक को ज़रूरत से कम कर लिया, तो आपने अब स्टॉक को अब अंडर स्टॉक कर लिया। तो इसकी वजह से क्या होगा? इससे आप जो प्रॉफिट कमा सकते हो स्टॉक को बेचकर, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो स्टॉक का लेवल पता करना बड़ा ज़रूरी होता है भाई। ओवर स्टॉक ना हो जाए, अंडर स्टॉक ना हो जाए, ये सारी बातें आप कल को जाकर जब मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वहाँ पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है जी। तो मैं बेसिकली यही समझाना चाह रहा था कि जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हो ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना सिखाती है। जैसे कि मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेबर की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, या ओवरहेड कहते हैं अदर एक्सपेंसेस को। ठीक है जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट को।
तो ऐसी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए ये भी आपको सिखाया जाता है। ठीक है, अभी तो आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको मोटी मोटी बातें बताई जा रही हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी देखो डायरेक्टली उसी का दिया कि जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो कई तरीके का इन्वेंट्री कंट्रोल होता है ना। ये एक तरीके की मेथड ऑफ कॉस्टिंग होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए तो हम ना एक मैक्सिमम लेवल फिक्स कर पाते हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि वो ओवर स्टॉकिंग को रिड्यूस कर सके, है ना, और हम एक ऐसी क्वांटिटी निकाल सकें जिसको परचेज कर कर डिपार्टमेंट को फील हो कि हमने राइट क्वांटिटी परचेज करी है। अब EOQ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी ऑर्डर करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदो और ना ही ज़रूरत से कम ख़रीदो। ठीक है जी। तो बिज़नेस के डिसीजन में कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे हेल्प करता है? पहली हेल्प मैंने बताई कि आप कॉस्ट को क्लासीफाई और सब डिवाइड कर पाते हो। दूसरी मैंने बताई कि आपके पास जितना भी ये खर्चा होता है ना मटेरियल लेबर वगैरह का, इन सभी खर्चों को आप कंट्रोल कर पाते हो। हाँ जी। तीसरी चीज़ जो आपको हेल्प मिलती है वो है कि आप अपने बिज़नेस में पॉलिसीज़ बना सकते हो। बिज़नेस की बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है। जैसे कि इन्होंने कहा कि आप एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। अब देखो, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में मेरे बच्चे खर्चा आता है। बिना खर्चे के नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब उस पर कितना खर्चा होना चाहिए, कितना खर्चा नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात? ये नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग ही तो आपकी हेल्प करेगी। समझ में आई बात? ये नहीं आती। अब आप प्रोडक्ट मिक्स पहले मैं आपको प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्लियर करूँ। देखिए भाई, एप्पल है, ठीक है। अब आप देखें, एप्पल ने आईफोन भी लॉन्च कर रखा है, एप्पल ने आईपैड्स भी लॉन्च कर रखे हैं, एप्पल ने मैकबुक भी लॉन्च कर रखी है, एप्पल ने ईयरबड्स भी लॉन्च कर रखे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एप्पल के ब्रांड के अंदर बेचे जा रहे हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है ना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मिक्स। अब एक कंपनी एक नाम के अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करती है। एक नाम के अंडर जब बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो उसे प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। अब मान लो मुझे भी एक नाम के अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, है ना। अब मान लेते हैं भाई, डॉग्स मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, मुझे इसके अंडर बहुत सारे सब्जेक्ट लॉन्च करने हैं। तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा सब्जेक्ट लॉन्च करके या ज़रूरत से कम सब्जेक्ट लॉन्च करके काम ख़राब कर सकता हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा सब्जेक्ट लॉन्च कर दिए, अब स्टूडेंट्स की क्वेरी आ गई पढ़ाने की, भाई क्लासरूम्स ही अवेलेबल नहीं है, टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है ना। या फिर मैंने जितने मेरे पास क्लासरूम्स अवेलेबल हैं, जितने मेरे पास टीचर्स अवेलेबल हैं, मैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर रहा, मैंने कम सब्जेक्ट लॉन्च कर दिए। तो प्रोडक्ट मिक्स को सही तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आई बात? ये नहीं आती। और एक आदमी एक कंपनी के नाम के अंडर कितने प्रोडक्ट लॉन्च करेगा वो डिपेंड करता है हमेशा कि उसके ऊपर कॉस्ट कितनी वो बियर कर सकता है, वो कितना खर्चा कर सकता है। समझ में आती है बात? ये नहीं आती। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसे डिसीजन लेने में भी, ऐसी पॉलिसीज़ बनाने में भी आपकी हेल्प करती है। हाँ जी। अगला पॉइंट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। आपके पास कुछ कैपेसिटी बची हुई है, अब आप उस कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज़ करोगे, उसमें भी आपकी हेल्प करती है। और वहाँ पे भी कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैपेसिटी यूटिलाइज़ करना बिना खर्चे के तो नहीं हो सकता ना। रॉ मटेरियल ख़रीदोगे, रॉ मटेरियल में पैसा खर्च करना पड़ेगा, मशीनरी की कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करने के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा, लेबर को पैसा देना पड़ेगा, और भी खर्चे करने पड़ेंगे। अब कैपेसिटी यूटिलाइज़ करने के लिए भी कॉस्ट इनकट करनी पड़ रही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी जगहों पर भी आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। समझ में आई बात? ये नहीं आती। सिर्फ यही बिजनेस पॉलिसी नहीं जो यहाँ लिखी हुई है, बहुत सी बिजनेस पॉलिसी के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं, आपके इंस्टीट्यूट वालों ने ये चीज़ें लिखी हैं, तो मैं इनको स्पेसिफिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कल को MCQ में जाकर ये चीज़ें आपकी हेल्प करें। ठीक है जी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक वाइटल डिसीजन। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की कई वाइटल डिसीजन लेने में हेल्प करती है, जैसे कि नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स चुनना, और अपनी स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करने में भी बिजनेस पॉलिसीज़ बनाने में आपकी हेल्प करती है। हाँ जी। देखो, इन चैप्टर्स में से एक आखिरी चैप्टर था हमारा बजटरी कंट्रोल। ठीक है ना।
तो ये भी एक चैप्टर है। अब पता है आप बजटरी कंट्रोल के चैप्टर में क्या पढ़ोगे? बजटरी कंट्रोल के चैप्टर में आप प्रिपेयर करना सीखोगे बजट। ठीक है। देखो अक्सर ऐसा होता है कि जब मुझे फ्यूचर में कोई काम करना है ना, तो मैं उसका हमेशा पहले से एक बजट बना के चलता हूँ। लेट सपोज आपके घर में एक शादी है। अब शादी में ना जाने कितने काम होने हैं, तो उन सभी कामों को करने के लिए आप पहले से एक बजट बनाते हो। समझ में आई बात ही नहीं? फिर उस बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पर पैसा खर्च करते हो। सेम ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए पहले बजट बनाया जाता है। बजट जब आप बनाओगे तो कल को कितना पैसा खर्च करना है उस पर आपका कंट्रोल रहेगा। अगर बिना बजट के जाओगे ना, तो कहीं पर भी कितना पैसा खर्च कर दोगे और सही जगह पर पैसा खर्च करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बजट प्रिपेयर करने को कहती है और कहती है कि अपने खर्चे बजट के अकॉर्डिंग करो। तभी चैप्टर का नाम बजटरी कंट्रोल है। समझ में आई बात या नहीं आती? चलें। और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल अपने बिजनेस में करेंगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी बजटिंग में भी हेल्प करेगी। जैसे कि इन्होंने कहा 2 बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के जो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं। पहला टूल है बजट और दूसरा है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। देखो जी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी उनके बारे में। बजट का मतलब होता है कि पहले से ही आप एस्टिमेट करते हो। बजट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, तो वो पहले से एस्टिमेट किया जाता है कि फ्यूचर की परफॉर्मेंस क्या होंगी, इसे पहले से एस्टिमेट किया जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताती है कि आपने एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस करी। बजट का मतलब फ्यूचर में आपकी क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, आप इस बात को एस्टिमेट कर रहे हो। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मतलब क्या है? एक्चुअल में आपने क्या परफॉर्मेंस करी है। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हो तो आपकी हकीकत आपके सामने आती है। समझ में आई बात या नहीं? तो बजटरी कंट्रोल का चैप्टर जब आप कल को जाके पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, ये चैप्टर तो बड़ा मज़ेदार है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बजट बनाना भी सिखाता है कि बजट कैसे बनाएं, और ये भी सिखाता है कि अगर बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस है तो वो परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाए। फिर बजट जो बनाया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस आपस में कंपेयर होती है और फिर आपको पता लगता है कि आप सही तरीके से काम कर रहे हो नहीं कर रहे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी बजटिंग में भी हेल्प करती है। अगला पॉइंट आता है स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। अब देखो, जो बात मैं बजटिंग में बोल रहा था ना, सेम यहाँ पर सेम वही बात रिपीट हो गई, बस हेडिंग का नाम चेंज हो गया। और वो क्या है? स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हो। ये एफिशिएंसी को मेजर करने के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं आपको। स्टैंडर्ड्स कब सेट होते हैं बेटा? स्टैंडर्ड्स बजट में ही तो सेट होते हैं। और फिर जब आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो तो उन दोनों को कंपेयर करके पता लगता है कि आप एफिशिएंट हो भी या नहीं हो। ठीक है ना? देखो जी, इट प्रोवाइड द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड टू असिस्ट मतलब मदद करना। यानी जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेस में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि मैनेजमेंट पहले से एस्टिमेट कर सके और प्लान बना सके फ्यूचर के लिए। और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सके स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि हम पता लगा सकें, डिटरमाइन कर सकें कि हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या हम एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है कॉस्ट अकाउंटिंग का बिजनेस के लिए। क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीजन ऑफ कॉस्ट और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जैसी कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, बिजनेस पॉलिसीज़ बना सकते हो, बजटिंग कर सकते हो, और आप अपनी जो मेजर है मतलब अपनी एफिशिएंसी है उसको भी मेजर कर सकते हो। ठीक है जी। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और फ़ायदा, देखो भाई, आप सबको अच्छे से जानते हैं, आप सब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं ना वो बड़े लिमिटेड होते हैं, और हर इंसान कोशिश करता है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल बेहतर से बेहतर तरीके से करे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ना आपको मेरे बच्चे रिलायबल डेटा देती है। भाई देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग का काम क्या होगा? कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। और जब कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर कर आपको दी जाएगी तो उसका इस्तेमाल करके आपको रियलाइज़ होगा कि यार, मैंने जो खर्चा करा है उसकी वजह से मैंने कितना फ़ायदा उठाया है। मैंने जो खर्चा करा है
क्या उसकी वजह से मैंने कोई फ़ायदा उठाया है भी या नहीं उठाया है? मैंने जो खर्चा करा है, मैंने तो यार इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो हर तरह की सिचुएशन आपके सामने आएगी। आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तो आपको उससे डेटा, रिलायबल डेटा मिलेगा और उससे आपको पता लगेगा कि मैंने जो ये मटेरियल पर, वेजेस पर और अदर एक्सपेंसेस पर खर्चा करा है, उसकी वजह से मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम कॉस्ट के साथ मिला है या नहीं मिला है। क्या मैं अपने आउटपुट को मैक्सिमम लेवल तक ले जा पाया हूँ मिनिमम कॉस्ट के साथ या नहीं ले जा पाया हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो उस डेटा का इस्तेमाल करके मैं आगे और कोशिश करूँगा कि आउटपुट तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ और कॉस्ट को कम से कम खर्च करूँ। तभी तो मैं कहूँगा कि मैं अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें ना बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं और बिज़नेस इन सबको अचीव करना चाहता है। बिज़नेस अपनी एफिशिएंसी मेजर करना चाहता है। बिज़नेस लिमिटेड रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहता है। बिज़नेस बजटिंग करना चाहता है। बिज़नेस पॉलिसी बनाना चाहता है। बिज़नेस कॉस्ट कंट्रोल करना चाहता है। बिज़नेस ये सभी काम करना चाहता है और बिज़नेस की इन कामों को करने में कौन हेल्प कर रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प कर रही है। ठीक है मेरे बच्चे। चलिए भाई, बिज़नेस प्राइस भी डिटरमाइन करना चाहता है। देखो मेरे बच्चे, ऐसा होता है कि अक्सर ना हम बिज़नेस में बताऊं क्यों हार जाते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से? क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट का सही प्राइस डिसाइड नहीं कर पाए। कभी कभी हम प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा रख देते हैं जिसकी वजह से हमारा कॉम्पिटिटर हमारा कस्टमर छीन के ले जाता है। कभी कभी हम बिज़नेस में अपने प्राइस को कम रख देते हैं और कम रखने की वजह से क्या होता है, जो प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। तो प्राइस का डिटर्मिनेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इतना आसान नहीं है प्राइस को डिटरमाइन करना। और प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखो, प्राइस निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है कॉस्ट और एक होता है प्रॉफिट। अब ये कॉस्ट आपको कौन प्रोवाइड करके देगा मेरे बच्चे? ये कॉस्ट आपको कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करके देगी। तो प्राइस का एक कंपोनेंट तो कॉस्ट अकाउंटिंग पे ही डिपेंडेंट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी प्राइस डिटरमाइन करने में बड़ी हेल्प करती है। बाकी और पढ़ लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करती है क्या फिक्स करने पे? सेलिंग प्राइस ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ गुड्स। अब देखो, इन्होंने ना आपको दो सिचुएशन दी हैं। जैसे कि एक बताया कि या तो रिसेशन का पीरियड चल रहा है और एक सिचुएशन दी जब डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है। अच्छा, रिसेशन के पीरियड में क्या होता है, चीज़ों के ना प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हुए होते हैं। अब जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हुए होते हैं तो उस सिचुएशन में आपको बताऊं क्या करना पड़ता है। अब जैसे आपका प्रोडक्ट है, अब उसके भी प्राइस हाई ही चल रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ख़तरा होगा कि यार ज़्यादा प्राइस की वजह से ना डिमांड कम ना हो जाए साली। ठीक है। और दूसरी चीज़, अब आपके प्रोडक्ट का प्राइस हाई है, बस ऐसा नहीं है, अब जो तुम रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे उनके प्राइसेस भी तो हाई चल रहे होंगे ना। आई मेरी बात समझ में नहीं आई? तो जब रिसेशन का पीरियड चलता है ना, तो उस टाइम पर आपको सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। क्योंकि रॉ मटेरियल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा है, वो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन कम ना हो जाए हमारा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कॉस्ट को कैसे कम से कम करने की कोशिश करें। डिप्रेशन के वक्त में क्या होता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरे हुए होते हैं। समझ में आई बात? नहीं, लोगों की जेब में पैसा नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि यार लोगों की जेब में ऑलरेडी वैसे ही पैसा नहीं है, तो क्यों ना हम भी अपने प्राइस को गिरा दें। इतना गिरा दें कि कम से कम अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर लें यार थोड़ी बहुत अपनी। देखो, लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं है। अब आप हम ये सोचकर प्रोडक्ट बेचना बंद कर देंगे कि लोग पैसे नहीं दे रहे, तो मार्केट से हमारा नाम ख़त्म हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि प्राइस को ऐसा रखो कि कम से कम ब्रेक इवन पर चल सको। लोगों के पास पैसा नहीं है तो उनको ऑप्शन दो कि हाँ जी देखो, थोड़ा बहुत खर्च करो तुम भी, जिससे तुम्हारा भी काम बने और हमारा भी काम बने। समझ में आई बात या नहीं आती? हाँ जी, इन्होंने कहा अगर प्राइजेस को फिक्स किया जाएगा ना विदाउट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, तो ये पॉसिबल है कि प्राइस या तो बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाए या बहुत ज़्यादा लो फिक्स हो जाए, और दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए सही नहीं है। तो बहरहाल मैंने बेसिकली आपको यही समझाना चाहा कि आप प्रोडक्ट का जब भी प्राइस डिसाइड करते हैं तो वो बड़ा सोच समझ कर डिसाइड किया जाता है और कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें आपकी हेल्प करता है। तो ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल बिजनेस के डिसीजंस में कैसे किया जाएगा। आगे बढ़ते हम, ये यूनिट भी इसी वीडियो में हम कवर कर लेते।
इस यूनिट के अंदर हमें एक तो कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं फिर भी पढ़ लेंगे। एक चीज़ सिखाई जा रही है कॉस्ट सेंटर, एक चीज़ और सिखाई जा रही है कॉस्ट यूनिट, और एक और चीज़ सिखाई जा रही है कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ड्राइवर, ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। फिलहाल पहले कॉस्ट के बारे में समझते हैं। देखो जी, इन्होंने कहा कॉस्ट को एक नाउन की तरह भी डिफाइन किया जा सकता है और कॉस्ट को एक वर्ब की तरह भी डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा जी, कॉस्ट एक नाउन की तरह भी डिफाइन हो सकता है और एक वर्ब की तरह भी डिफाइन हो सकता है। चलो मैं आपको पहले थोड़ी सी अंग्रेज़ी समझा दूँ इससे रिलेटेड ही क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ ₹10। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपये है। तो यहाँ पर जो ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट एक नाउन है। लेकिन मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इट विल कॉस्ट यू। अब यहाँ पर जो कॉस्ट है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये तुमको कॉस्ट करेगा। ठीक है ना, तो कॉस्ट वर्ड का इस्तेमाल एक नाउन की तरह और एक वर्ब की तरह, दोनों की तरह किया जा सकता है। तो अगर ये आपको कॉस्ट का मतलब एक नाउन की तरह समझाएं और एक वर्ब की तरह समझाएं, तो आपको मैंने एक इंग्लिश सेंटेंस में कॉस्ट को इस्तेमाल एक नाउन की तरह भी करके दिखा दिया और एक वर्ब की तरह भी करके दिखा दिया। अब डेफिनेशन को समझते हैं। इन्होंने कहा अगर नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉस्ट का मतलब है कि कितना खर्चा आपने कर दिया है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। कॉस्ट को मैंने आपको ऐसे ही समझाया है। कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो आपने किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को बनाने के लिए किया है, उस एक्सपेंडिचर को ही कॉस्ट कहते हैं। लेकिन अगर आप कॉस्ट को एक वर्ब की तरह समझना चाहते हैं तो इन्होंने कहा कि कॉस्ट का मीनिंग होता है टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड थिंग। किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की कॉस्ट को पता लगाना भी कॉस्ट ही होता है। मतलब जिसको हम कॉस्टिंग कह रहे थे ना, लेकिन कॉस्टिंग एक प्रोसेस का नाम था। एक प्रोसेस का इस्तेमाल करके मैं कॉस्ट पता लगा रहा हूँ, है ना। एक प्रोसेस का इस्तेमाल करके, एक टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं कॉस्ट का पता लगा रहा हूँ, तो उस टेक्निक को कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन कॉस्ट को वर्ब की तरह से डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज़ की कॉस्ट पता कर रहे हैं तो वो भी कॉस्ट ही है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कहा कि 10 रुपये एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया, नहीं हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा दूसरे सेंटेंस में, ये तुम्हें कॉस्ट करेगा, इट विल कॉस्ट यू। यानी उस सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस वजह से पैसा खर्च हो सकता है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो कॉस्ट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला, अगर कोई खर्चा किसी चीज़ पर हो रहा है तो उस खर्चे को कॉस्ट कहते हैं, और कॉस्ट निकालना भी कॉस्ट ही होता है। ठीक है, बाकी आपको वर्ब को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेन फोकस जो है वो नाउन वाली डेफिनेशन पे होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं हम। सर कॉस्ट ना अलग अलग तरीके की कॉस्ट इन्होंने लिख रखी है, तो ज़रा आप ना इन सारी कॉस्ट के बारे में मुझे बता दो। पहला नाम है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, सर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती है? इसके नाम से ही क्लियर है ये क्या होती है। मेरे बच्चे, ये कॉस्ट का वो पोर्शन माना जाता है जिसमें आप कैश की पेमेंट कर रहे होते हैं। यानी अगर किसी भी चीज़ की वजह से आपकी जेब से पैसा खर्च हो रहा है और आपको वहाँ पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ऐसी कॉस्ट को हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं। अब बताइए आप मुझे, किन किन चीज़ों के लिए आपको पैसा देना पड़ता है? एम्प्लॉय के लिए सैलरी देनी पड़ती है, जगह के लिए रेंट देना पड़ता है, बिजली के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। समझ में आई बात या नहीं आती? मशीनरी खरीदने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो ऐसी कॉस्ट को क्या कहा जाता है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो सर क्या कुछ ऐसी कॉस्ट भी होती है जिसमें पैसा जेब से नहीं जा रहा होता? अकाउंट्स के स्टूडेंट हो मेरे बच्चे, डेप्रिसिएशन की बात, डेप्रिसिएशन भी तो एक कॉस्ट होती है।
लेकिन क्या उसमें जेब से पैसा जा रहा होता? नहीं जा रहा होता ना, नॉन कैश एक्सपेंस होता है वो। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कॉस्ट का वो पोर्शन होता है जहाँ पर आप कैश पेमेंट कर रहे होते हैं। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगली कॉस्ट जो एक्सप्लेन की जा रही है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो आप सब ने पढ़ा होगा, इसका मतलब इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जिसको आपने छोड़ दिया है। हाँ जी, इधर देखिए, बात समझने की कोशिश करिए। आप एक प्रोड्यूसर हैं। कौन है भाई? प्रोड्यूसर। बीइंग अ प्रोड्यूसर आपके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन आप टी प्रोड्यूस करते, दूसरा ऑप्शन आप कॉफ़ी प्रोड्यूस करते। टी के प्रोडक्शन से आपको 1 लाख पर मंथ का फ़ायदा होगा और कॉफ़ी के प्रोडक्शन से आपको 80,000 पर मंथ का फ़ायदा होगा। आपने कॉफ़ी के प्रोडक्शन को इग्नोर करके टी का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो चीज़ आपने सेक्रीफाइस करी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए, तो उसी सेक्रीफाइस को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल था ये। वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चूजन। अगर टी वाला ऑप्शन मेरे पास ना होता तो मैं यही ऑप्शन को चुनता, जो इससे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, जिसको मैंने चूज़ नहीं किया है, जिसको मैंने सेक्रीफाइस कर दिया है, उसी को मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता हूँ। और इससे क्या रिप्रेजेंट होता है? इससे अपॉर्चुनिटी फॉरगोन रिप्रेजेंट होती है। समझ में आती है बात या नहीं आती? जो अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जो आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी उसी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम संक कॉस्ट पे। देखो भाई, संक कॉस्ट का मतलब है डूबा हुआ पैसा, इररिवर्सिबल। ऐसी कॉस्ट अब जो लौट कर वापस नहीं आ सकती, इसको हम इररिवर्सिबल भी कह सकते हैं और इररिकवरेबल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, सुनते रहिएगा मेरी बात को ध्यान से। अभी कल ही मेरे साथ एक वाकया पेश आया, मैं उसको आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए ऐसा है कि मुझको ना एक पार्टी करनी थी। ठीक है, पार्टी के दो वेन्यूज़ हैं, वेन्यू 1 और वेन्यू 2। ठीक है, अब वेन्यू 2 के बारे में मेरी पहले किसी से कोई बात नहीं हुई। मैं जाकर वेन्यू 1 को 2,500 रुपये एडवांस में देकर बुक कराया। लेकिन वेन्यू 2 ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बारे में मैं पहले सोच नहीं रहा था। फिर मेरे दोस्तों ने कहा यार नहीं, ये वेन्यू 2 बुक करो, वेन्यू 1 नहीं। वेन्यू 1 में इतना मज़ा नहीं आएगा, इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं, रियूनियन हमारा हो रहा है, तो हमें वेन्यू 2 जाना चाहिए। अब ये वेन्यू 2 क्या है मैं जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं, वेन्यू 2 ही बुक करते हैं जब आप इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो। तो मैंने वेन्यू 2 को गया और जाकर फिर इसको मैंने बुक करा दिया तकरीबन 10,000 की कॉस्ट में। समझ में आती है बात या नहीं आती? लेकिन ये 2,500 रुपया अब हमारा रिकवर नहीं हो सकता। हम एडवांस में दे आए, इसका अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक तरीके की इररिकवरेबल कॉस्ट है, इररिवर्सिबल कॉस्ट है। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब मान लो मेरे बच्चे, अगर कल को जाकर मुझे कोई डिसीजन लेना हो, तो जो पैसा एक बार डूब गया वो तो डूब गया ना। क्या कल को जाकर मेरा कोई डिसीजन उस कॉस्ट की वजह से चेंज होगा? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। डिसीजन के अंदर हमेशा वो कॉस्ट मैटर करती है जो आगे हो सकती है। आप अगर डिसीजन लेना चाहते हो तो उसकी वजह से क्या खर्चा हो सकता है वो आपके लिए मैटर करता है, वो आपके डिसीजन में आपको इफ़ेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। संक कॉस्ट जो इररिकवरेबल कॉस्ट है वो तो पैसा डूब गया। अब चाहे आप डिसीजन ए डिसीजन लो या बी डिसीजन लो, वो कॉस्ट आपके लिए मैटर नहीं करती। तो अभी आगे जाकर मैं रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो तब से मैं पहले ही बता दूं कि संक कॉस्ट मेरे लिए एक तरीके से इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। जब भी डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन लेने के लिए इस कॉस्ट को इररेलेवेंट कॉस्ट भी माना जाता है। समझ में आई बात? ये नहीं, इररेलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि जो पैसा डूब गया सो डूब गया।
डूबना क्या मतलब, खर्च हो गया, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हम। अब आती है बात इम्प्यूटेड कॉस्ट की। इम्प्यूटेड कॉस्ट हाइपोथेटिकल बोल दो या नोशनल कॉस्ट बोल दो, वैसे इसकी वजह से कोई कैश का पैसा मतलब कैश आउटले नहीं होता, हमारी जेब से कैश नहीं जा रहा होता, बट स्टिल इसको कॉस्ट माना जाता है। इम्प्यूटेड कॉस्ट आर सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझते हैं भाई, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। आप अपने फादर की एक जगह का इस्तेमाल करके उससे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं महीने का, ठीक है जी। और फादर को आकर कहते हैं कि देखो पापा, आपकी जगह इस्तेमाल करके 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ला के दिया है, आपके बच्चे ने 1 लाख कमा के दिया है। आप बड़े ज़ोर से बोल रहे हो, आपके बच्चे ने 1 लाख कमा के दिया है। पापा कहेंगे बेटा बच्चे साइड में निकल, इस जगह को अगर मैं रेंट पे दे देता ना तो 60,000 रुपये पर मंथ का रेंट तो वैसे ही आ जाता। मेरे बच्चे की ज़रूरत नहीं थी मुझे 60,000 की कमाई करने के लिए। तूने अगर मुझे 1 लाख रुपया कमा कर दिया है तो वो 1 लाख कमा कर नहीं दिया, 40,000 कमा के दिया है। अगर तू कल को आकर 50,000 का ओवरऑल प्रॉफिट लेकर आएगा ना तो मैं तुझसे तेरी ये जगह लेकर वापस कर दूंगा तुझे और अपनी रेंट पे दे दूंगा। समझ में आई बात, ये नहीं आती? तो 60,000 तो तुझे कमाने ही कमाने हैं, इससे ऊपर अगर तू नहीं कमाया तो ये जगह वापस ले ली जाएगी तुझसे। समझ में आई बात, ये नहीं आती? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो पापा जी 60,000 रुपये किसी को पे नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल उनके दिमाग में है ये कि मुझे ये 60,000 रिकवर करना ही करना है, क्योंकि इस नालायक बच्चे को जगह देने के चक्कर में 60,000 का सेक्रीफाइस करा है उन्होंने। समझ आई? तो इम्प्यूटेड कॉस्ट एक तरीके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है? क्लियर होता है नहीं होता? हाइपोथेटिकल होती है, नोशनल होती है, दिमाग में होती है, सिर्फ एक्चुअल में इसकी वजह से कोई पैसा नहीं जा रहा होता। तो ऐसी कॉस्ट को इम्प्यूटेड कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है? तो ये भी रेलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर बच्चा कल को 60,000 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट ना कमा के दे तो उसका बाप दोबारा जगह को रेंट पे दे देगा, ठीक है ना? तो डिसीजन मेकिंग के लिए बाप को डिसीजन लेना है कि बच्चे को देनी है, रेंट पे देना, उसके लिए नोशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे एक तरह की रेलेवेंट कॉस्ट माना जाता है। समझ में आई बात या नहीं आती? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्ट होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया इम्प्यूटेड कॉस्ट के बारे में, रेलेवेंट होती है ये भी। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में तो जेब से पैसे जा रहे हैं भाई आपके, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, तो ये भी रेलेवेंट होती है। बस संक कॉस्ट नहीं होती रेलेवेंट। क्यों नहीं होती? पैसे गए हैं लेकिन पास्ट में गए हैं, अब वो पैसा डूब चुका है, अब आगे मैं कुछ और काम करता हूँ तो वो पैसा वापस नहीं आ जाने वाला लौट कर मेरे पास। अब देखो अगली हेडिंग का नाम ही रेलेवेंट कॉस्ट है। बिल्कुल सिंपल सी बात, रेलेवेंट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहा जाता है जो डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी होती है। और ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया उनमें से बहुत सारी कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट की कैटेगरी में कंसिडर होती है। आगे आता है भाई हमारा अवॉइडेबल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। देखिए भाई ऐसा है, अगर किसी कॉस्ट को अवॉइड किया जा सके बाय चूजिंग वन एक्टिविटी ओवर अनदर एक्टिविटी, मैं एक एक्टिविटी को चूज़ करता हूँ दूसरी एक्टिविटी के ऊपर और उसकी वजह से कोई कॉस्ट अवॉइड की जा सकती है, तो ऐसी कॉस्ट को अवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ भाई। देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि मैं अपनी मशीनरी खुद से ख़रीद लूँ या फिर मैं मशीनरी ख़रीदूँ ना रेंट पे ले लूँ। अगर मैं मशीनरी को एक बार ख़रीद लूँगा, एक ही बारी पैसा खर्च कर दूँगा, तो रेंट की कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है। तो मशीनरी का रेंट अवॉइडेबल कॉस्ट है, लेकिन उसके लिए अपनी खुद की मशीनरी ख़रीदनी पड़ेगी। तो अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब यही होता है कि कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्टिविटी को चूज़ करना पड़ेगा ओवर अनदर एक्टिविटी। समझ में आई बात, ये नहीं आती? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखिए, एक होती है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। क्या होती है भाई? अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अब आप बैंक से लोन लेकर आ गए और बैंक वालों ने पहले ही कह दिया कि अब इस लोन पर तुम्हें हमें इंटरेस्ट 6 सालों तक देना है। अब चाहे पैसा 6 सालों में टुकड़े कर करके दो या फिर इकट्ठा आज ही दे दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ये मत कहना कि भाई मैं आज ही पैसा देने आ गया तो अब मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा। बैंक वालों ने कहा कि लोन तुमको देना हमारा बिजनेस था, हमने तुम्हें लोन दे दिया, अब चाहे तुम टुकड़ों में वापस करो तो भी हम तुमसे 6 सालों में इंटरेस्ट लेंगे, तुम एक साथ वापस कर दो आज के ही दिन तो भी हम 6 सालों का इंटरेस्ट तुमसे लेंगे ही लेंगे। तो अब देखो, लोन को एक साथ वापस करना या टुकड़ों में वापस करना 2 अलग अलग एक्टिविटी हैं।
मैं कोई भी एक्टिविटी चुनूं, मुझे इंटरेस्ट की कॉस्ट को मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा, तो ऐसी कॉस्ट को अवॉइडेबल नहीं अनअवॉइडेबल कहा जाता है। समझ में आई बात या नहीं आती? अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो है वो इनएस्केपेबल होती हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता, ये फिक्स्ड होती है नेचर में, इनएस्केपेबल होती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी पे चूज़ करके इसको अवॉइड कर सकूँ, तो ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती हैं। अब आता है कंट्रोलेबल कॉस्ट। भाई जिस कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, जिस पर कंट्रोल एक्सरसाइज की जा सके, वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है। लेकिन जिस पर कंट्रोल नहीं लगाई जा सके वो नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट है। ठीक है भाई। कंट्रोलेबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहते हैं जिस पर आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आपका कोई ना कोई मैनेजरियल सुपरविजन ऐसा है, किसी ना किसी लेवल पर आप इस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कंट्रोलेबल कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन अगर किसी भी लेवल पर आप इस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट कहलाएगी। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस यूनिट में एक तो मुझे कॉस्ट पढ़नी है, तो मैंने कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी। कॉस्ट का मतलब होता है जो खर्चा हो रहा है किसी प्रोडक्ट पर वो कॉस्ट है, और जो खर्चा मैं कर रहा हूँ उस खर्चे को पता लगाना भी कॉस्ट ही होता है। ठीक है जी। तो कॉस्ट को एक नाउन की तरह और एक वर्ब की तरह समझा जा सकता है। फिर मैंने कॉस्ट के बहुत सारे नाम पढ़ लिए। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट पढ़ लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लिया, इम्प्यूटेड कॉस्ट पढ़ लिया, संक कॉस्ट पढ़ लिया, अवॉइडेबल नॉन अवॉइडेबल कॉस्ट पढ़ लिया, कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट पढ़ लिया, है ना। तो कॉस्ट मैंने पढ़ लिया। अब मुझे पढ़ना है कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ड्राइवर्स। तो एक एक करके ज़रा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं भाई। पहले हम कॉस्ट सेंटर के बारे में पढ़ते हैं। भाई कॉस्ट सेंटर उस जगह को कह सकते हैं, उस चीज़ को कह सकते हैं जहाँ से कॉस्ट को कलेक्ट किया जाता हो। भाई आपका काम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने वाला क्या करेगा? रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ना। किससे रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। लेकिन ये खर्चा हो कहाँ रहा है? इस खर्चे को मैं कहाँ से पता लगा सकता हूँ? जिस जगह से कॉस्ट का पता लगाया जा सके वो कॉस्ट सेंटर कहलाता है। अब जैसे मैं तुमको एक घरेलू एग्जांपल देता हूँ। आपके फादर ने कहा कि यार घर में 1 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा हो रहा है। अब आप सोचने लग गए यार 1 लाख पर मंथ मेरे अब्बा महीने में खर्च कर रहे हैं, तो आखिर ये खर्च कर कहाँ रहे हैं? पता लगा मम्मी पर ही 20,000 खर्च हो रहा है, मेरे स्कूल पर 30,000 खर्च हो रहा है, मतलब स्कूलिंग पढ़ाई वगैरह सब पर, खाने पीने पर इतना खर्च हो रहा है। तो अब जब आप कॉस्ट को ढूंढ पा रहे हैं, जिस जगह से आप कॉस्ट की कलेक्शन कर पा रहे हैं, उसी को कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। समझ में आई बात या नहीं आती? तो जिस जगह से कॉस्ट को कलेक्ट किया जा सके उस प्लेस को कॉस्ट सेंटर कहते हैं। कॉस्ट सेंटर आर द कलेक्टिंग प्लेसेस फॉर कॉस्ट। समझ में आई बात ये नहीं आती? लेकिन ये एग्जाम्पल थे, घरेलू एग्जाम्पल था। अब बात ये आती है कि कॉस्ट को कलेक्ट करने के सेंटर बिजनेसेस में क्या क्या होते हैं। भाई देखो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपने कहा कि बिजनेस के अंदर मंथली बहुत सारा खर्चा हो रहा है। तो मैंने पूछा आखिर वो खर्चा हो कहाँ रहा है? तो आपने कहा यार कुछ पैसा तो प्रोडक्शन वाले ले जाते हैं, कुछ पैसा मार्केटिंग वाले ले जाते हैं, कुछ पैसा एचआर वाले ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्शन करनी है, मार्केटिंग वाले को एडवर्टीजमेंट करनी है, एचआर वालों को लोगों को लेकर आना है, तो पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर प्रोडक्शन में एक्टिविटीज़ होती हैं, मार्केटिंग में भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, एचआर में भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब जब ये एक्टिविटीज़ होंगी तो पैसा तो खर्च होगा ना। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से इन जगहों पर पैसा खर्च हो रहा है, और मैं इन्हीं जगहों से कॉस्ट को कलेक्ट करके रिकॉर्ड करूँगा। तो जहाँ से कॉस्ट को कलेक्ट किया जा सके उसको कॉस्ट सेंटर कहते हैं। और बिजनेसेस के लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, बिजनेसेस के लिए कॉस्ट सेंटर्स होते हैं क्या? डिपार्टमेंट्स। क्या होते हैं बेटा? डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स बोल दो या डिविजन्स बोल दो, तो सारी बात ले देकर यही है। फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पसेस डिपार्टमेंट्स आर टर्म्ड एज कॉस्ट सेंटर। समझ में आई बात या नहीं आती? इन्होंने ये भी कहा कि भाई कॉस्ट सेंटर 2 तरीके के हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, इम्पर्सनल भी हो सकते हैं। अब पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स उनको कहा जाता है जो कुछ लोगों का, लोग या लोग ग्रुप ऑफ पर्सन्स को आप पर्सनल कहते हैं।
और जो पर्सनल नहीं होते उन्हें इम्पर्सनल कहा जाता है। चलो मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि भाई मेरे पास ना 10 वर्कर्स काम करते हैं और मेरे को ये 10 वर्कर अपने बिजनेस में चाहिए। अगर ये 10 वर्कर्स नहीं होंगे तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि यही मेरा सारा काम संभालते हैं। अब इन 10 वर्कर्स के होने की वजह से मेरा 1 लाख रुपये पर मंथ का खर्चा होता है। मैं इन्हें सैलरी भी पे करता हूँ, मैं इनके रहने सहने का बंदोबस्त करता हूँ, इनके फ़्लाइट का रेंट देता हूँ, इनके खाने पीने का खर्चा देता हूँ। समझ में आई बात या नहीं आती? तो इनकी वजह से मेरा खर्चा हो रहा है। तो मैं इन लोगों को आइडेंटिफाई कर कर पता कर सकता हूँ कि मेरे पास कॉस्ट कितनी हो रही है, कॉस्ट कितना खर्च कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ तो मैं इन लोगों को देखकर ये सोचूंगा, जी ये वो लोग हैं जिनकी वजह से कॉस्ट आ रही है, तो ये क्या हुए, कॉस्ट सेंटर। लेकिन ये कॉस्ट सेंटर कोई डिपार्टमेंट नहीं, कुछ लोग हैं। तो कॉस्ट सेंटर इम्पर्सनल और पर्सनल दोनों हो सकते हैं। अगर कुछ लोगों को कॉस्ट सेंटर कहा जा रहा होगा तो वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहलाएंगे, और लोगों के अलावा जैसे कि डिपार्टमेंट, डिविजन्स, तो ये सारे कॉस्ट सेंटर्स क्या कहलाते हैं, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स कहलाते हैं। समझ में आई बात या नहीं आती? अच्छा, कॉस्ट सेंटर्स को जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स भी कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, और तो और एक्सपेंस सेंटर्स भी कहा जाता है। अब इन दोनों नाम देने का रीज़न है अपने आप में, मैं बता देता हूँ। देखो, एक्सपेंस सेंटर तो बड़ा सिंपल है, इसलिए कह रहा जा रहा है कि ये सारे कॉस्ट सेंटर हैं, यहाँ खर्चा हो रहा है तो ये एक्सपेंस सेंटर भी कहलाए जा सकते हैं। लेकिन इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्यों कहते हैं? अभी अभी मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है, सेल्स एक डिपार्टमेंट है, HR एक डिपार्टमेंट है। तो इन डिपार्टमेंट्स को संभालने की जिम्मेदारी मैनेजर्स को दी जाती है। अब मैनेजर्स इन डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। इन डिपार्टमेंट्स को संभालने के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो ये कॉस्ट सेंटर्स होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स भी कहलाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं बिकॉज मैनेजर्स आर नॉर्मली अकाउंटेबल। मैनेजर्स इन जनरली इनके लिए अकाउंटेबल होते हैं। समझ में आई बात ये नहीं आती? और इन्हीं की कॉस्ट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उन मैनेजर्स को दी जाती है। समझ में आई बात ये नहीं आती? जी सर, समझ आ गया। तो पहली टर्म जो कॉस्ट के बाद मैंने सीखी वो है कॉस्ट सेंटर। और कॉस्ट सेंटर वर्ड से मुझे क्या समझ आया कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट होने के नाते अगर किसी जगह से मैं कॉस्ट को कलेक्ट कर पा रहा हूँ तो वो जगह मेरे लिए मेरा कॉस्ट सेंटर है, और जनरली डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर्स कहते हैं। अगला टॉपिक जो मुझे सीखना है वो है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे वो चीज़ है जिसके लिए कॉस्ट निकाली जा रही है। जहाँ से कॉस्ट निकाली जा रही है वो कॉस्ट सेंटर, और जिस चीज़ के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग हो रही है, जिस चीज़ के लिए कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए कॉस्ट को मेजर किया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए कॉस्ट को एनालाइज किया जा रहा है, वो है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और वो क्या होता है? एक प्रोडक्ट होता है। भाई सारे का सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसका मैं प्राइस डिसाइड कर सकूँ, और उसके प्राइस को डिसाइड करने के लिए मुझे पहले उसकी कॉस्ट का पता होना ज़रूरी है। और उसकी कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट पता करने के लिए ये इतना सारा झमेला हम पाल रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो कॉस्ट आर ऑफन मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट को जनरली प्रोडक्ट के टर्म्स में मेजर किया जाता है। अगर मान लेते हैं आप एक होटल चला रहे हैं तो उस होटल में आने वाले गेस्ट को जो आप सर्विस देते हैं ना, उस सर्विस की कॉस्ट निकालने की आप कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, सर्विस की कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, और जिस चीज़ के लिए आप कॉस्ट निकाल रहे हैं उन्हीं को कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। समझ में आई बात या नहीं आती? कॉस्ट ऑब्जेक्ट जैसे एक कस्टमर भी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। भाई आपकी दुकान में एक कस्टमर आया, ठीक है जी, जैसे मैकेनिक का मैंने एग्जांपल दिया था। मैकेनिक वाले के पास एक कोई गाड़ी लेकर आया बंदा अपनी सही कराने के लिए, तो वो मैकेनिक उस गाड़ी को सही करने की कॉस्ट निकालेगा कि इस कस्टमर मेरे लिए कितनी कॉस्ट का पड़ रहा है, तभी वो उस कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर उससे प्राइस चार्ज करेगा। आप प्रोसेस को कॉस्ट निकालने की कोशिश कर सकते हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने की कोशिश कर सकते हो, प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालने की कोशिश कर सकते हो। भाई आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, अब आप सोचोगे कि इस प्रोजेक्ट को अगर मैं हासिल करता हूँ और इस प्रोजेक्ट पे मैं काम करता हूँ तो कितनी कॉस्ट आएगी, फिर देखोगे कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम है और प्रोजेक्ट से मिलने वाला पैसा ज़्यादा है
तो आप उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए तैयार हो गए। आप सर्विस को कॉस्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके लिए फॉर विच जिसके लिए कॉस्ट निकाली जा रही है वही है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिसके लिए कॉस्ट निकाली जा रही है वो है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जहाँ से कॉस्ट कलेक्ट की जा रही है वो है कॉस्ट सेंटर। जिसके लिए कॉस्ट निकाली जा रही है वो है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट यूनिट, जिस टर्म्स में कॉस्ट बताई जा रही है वो कॉस्ट यूनिट है। सर समझा नहीं, समझाता हूँ। मैं कहता हूँ पर केजी क्या कॉस्ट है, पर मीटर क्या कॉस्ट है, पर लीटर क्या कॉस्ट है, पर बेड, है ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, पर बेड क्या कॉस्ट है। मतलब कॉस्ट को जिस टर्म्स में मेजर किया जा रहा है, या मैं ये कहूँ कॉस्ट को जिस छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जा रहा है, उसी को कॉस्ट यूनिट कहते हैं। समझ में आई? कॉस्ट यूनिट इज़ अ डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉस्ट इनटू स्मॉलर सब डिवीजन। जब कॉस्ट टोटल में होती है ना तो इकट्ठा होती है, लेकिन उसे किसी यूनिट में तोड़ा जाता है। कॉस्ट यूनिट एक प्रोडक्ट या सर्विस का यूनिट हो सकता है जिसके रिलेशन में आप कॉस्ट को असरटेन करते हो। कॉस्ट यूनिट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द टाइप ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस के टाइप में कॉस्ट यूनिट अलग अलग तरीके का होता है। दूध वाले के लिए कॉस्ट यूनिट होता है पर लीटर, सब्जी वाले के लिए कॉस्ट यूनिट होता है पर केजी। समझ में आई बात या नहीं आती? कपड़े वाले के लिए सही कॉस्ट यूनिट होता है पर मीटर, ठीक है ना। एक होटल वाला है, होटल वाला क्या सोचेगा, पर कस्टमर पर बेड या पर रूम, इस तरीके से वो कॉस्ट निकालेगा। उसका कॉस्ट यूनिट इस हिसाब से होगा। ठीक है जी, आपको दे भी रखा है। मान लीजिए आप बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस है आपका पावर सप्लाई करना, तो आपके लिए कॉस्ट यूनिट क्या होगा, मेगावाट या किलोवाट आवर। आप सीमेंट का बिज़नेस करते हैं, मेट्रिक टन, क्योंकि सीमेंट जो है ना वो किलो में नहीं आता, 2 किलो सीमेंट नहीं आता, टन्स में आता है, और काफ़ी ज़्यादा टन्स में आता है, तो मेट्रिक टन्स एक यूनिट होता है। ऑटोमोबाइल के लिए नंबर ऑफ व्हीकल हो सकता है। ऑडिट फर्म के लिए ऑडिट फाइल हो सकता है। भाई मेरे पास एक ऑडिट फाइल है एक क्लाइंट की, मैं उससे कितने पैसे चार्ज करूँगा, ठीक है ना। होटल वालों के लिए रूम पर डे, हॉस्पिटल वालों के लिए पेशेंट पर डे, गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों के लिए टन किलोमीटर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वालों के लिए पैसेंजर किलोमीटर। समझ में आई बात या नहीं आती? पर रूम का और पर डे का, पर पेशेंट का पर डे का, एक टन का कितने किलोमीटर का, एक पैसेंजर का कितने किलोमीटर का, इन्हें हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं। तो कॉस्ट सेंटर वो जगहें हैं जहाँ से कॉस्ट कलेक्ट होती है, डिपार्टमेंट्स। कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके लिए कॉस्ट असरटेन होती है, दैट इज़ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट यूनिट एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ जिसके टर्म्स में कॉस्ट को बताया जाता है, जिसके टर्म्स में कॉस्ट को तोड़ा जाता है, वो कॉस्ट यूनिट कहलाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्ट ड्राइवर। हाँ जी, कॉस्ट ड्राइवर। अब आप कहोगे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, नहीं। कॉस्ट ड्राइवर वो चीज़ है जो ट्रिगर करता है चेंज इन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। पहले एक एग्जांपल सुन लो, फिर मैं इस लाइन को समझाता हूँ आपको। देखिए जी, ऐसा है, मेरे पास मैं ना एक होटल चलाता हूँ। क्या चलाता हूँ? होटल। अब आप मेरे पास कस्टमर बन के आए और आपने कहा कि मुझको 1 नाइट स्टे करना है। क्या करना है? 1 नाइट स्टे करना है। तो मैंने आपसे पूछा कि आप कितने लोग हैं, तो आपने बताया कि हम 2 लोग हैं। और मैंने पूछा ठीक है 2 लोग हैं, कितना स्टे करना है? आपने कहा 3 दिन स्टे करना है। 2 लोग 3 दिन स्टे करना है। तो मैंने आपको बताए चार्जेस के 1000 पर डे फॉर 2 पीपल, 1000 पर डे फॉर 2 पीपल। अब आप 1000 रुपये देंगे क्योंकि आप 2 हैं। अगर एक आप अकेले रहते तो मैं 500 पर डे पर पीपल ले लेता। समझ में आई बात या नहीं आती? तो ये जो 1000 पर डे फॉर 2 पीपल है, ये क्या है? कॉस्ट यूनिट। क्या है ये? कॉस्ट यूनिट। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब मैं एक होटल रन कर रहा हूँ। क्या रन कर रहा हूँ भाई? मैं एक होटल रन कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मेरा ना ख़र्चा आता है, किसकी वजह से?
मेरा खर्चा आता है मेरे रेस्टोरेंट की वजह से, मेरा खर्चा आता है क्लीनिंग की वजह से, मेरा खर्चा आता है सीवर की वजह से, मेरा खर्चा आता है बेड्स की वजह से। ठीक है, तो एक होटल चलाने वाले के ये सब खर्चे आते हैं इन जगहों से। तो ये इसके लिए क्या हुए, कॉस्ट सेंटर्स। क्या हुए, कॉस्ट सेंटर्स। अब इस होटल वाले को एक कस्टमर की वजह से कितना खर्च हो रहा है ये पता लगाना है। तो ये जानना चाहता है कि एक कस्टमर पर इसका कितना खर्चा होता है, तो ये कस्टमर की कॉस्ट निकालना चाहता है। तो ये हुआ इसका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आई। कॉस्ट सेंटर से कॉस्ट कलेक्ट करके एक कस्टमर पर कितना खर्चा आएगा ये पता लगा के इसने बताया कि मैं तो 1000 पर डे फॉर 2 पीपल लूँगा। देखा आप कैसे तीनों चीज़ें कनेक्ट हुई। कॉस्ट सेंटर से कॉस्ट को कलेक्ट करा, एक कस्टमर की कॉस्ट कितनी बन रही है कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर पता लगाया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर जब कॉस्ट पता लग गई तो उसे कॉस्ट यूनिट में डिफाइन कर दिया। लेकिन सर कॉस्ट ड्राइवर कब आएगा, अब आएगा। अब आपने उसी कस्टमर से कहा कि अगर आपको घूमने के लिए व्हीकल चाहिए इन 2 दिनों में तो इसके अलग से चार्ज होंगे 1000 रुपये। अगर आपको अपने कपड़ों पे आयरन कराना है तो अलग से चार्ज होंगे 100 रुपये। अगर आपको रूम क्लीनिंग को स्पेशलाइज तरीके से कराना है, रूम क्लीनिंग स्पेशलाइज्ड करानी है तो ख़र्चा होगा 900 रुपये। यानी अगर आपकी वैसे तो कॉस्ट ये आ रही है, लेकिन अगर आप ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से कॉस्ट बदल जाएगी। और जो एक्टिविटी आपकी कॉस्ट में बदलाव लेकर आए उसी को कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। कॉस्ट ड्राइवर ट्रिगर्स अ चेंज। ये चेंज को ट्रिगर करता है। चेंज आता नहीं, लेकिन वो चेंज आने पर मजबूर हो गया क्योंकि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट में चेंज ट्रिगर होता है तो वही एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर कहलाती है। समझ में आई बात, ये नहीं आती। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है इन्होंने, जैसे एक एक्टिविटी है मशीन सेटअप। ठीक है, अब अगर आप ज़्यादा सेटअप्स करेंगे तो ज़्यादा सेटअप्स की वजह से ज़्यादा खर्चा होगा। तो नंबर ऑफ़ सेटअप्स क्या होगा, कॉस्ट ड्राइवर। इंस्पेक्शन, अगर आप इंस्पेक्शन करवाएंगे तो जितने घंटे ज़्यादा इंस्पेक्शन करवाएंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा। तो इंस्पेक्शन आवर्स क्या होगा, कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, आप अगर एक बार ऑर्डर करते हैं तो 1000 रुपये की कॉस्ट आती है। अब आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स करेंगे उतनी ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स क्या हो गए, कॉस्ट ड्राइवर्स। समझ में आई बात, ये नहीं आती। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर जाकर मैंने आपको कॉस्ट ड्राइवर का मतलब समझा दिया। अब बस 2 चीज़ें मुझे और बतानी है, और वो है कॉस्ट एलोकेशन और कॉस्ट अपोर्शनमेंट। इन दोनों का मतलब और समझ लो, आपका ये यूनिट भी पूरा हो जाएगा। चलें भाई, मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। भाई आपकी ना सैलरी और वेजेस में आपने पेमेंट करी है 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की आपने सैलरी और वेजेस की पेमेंट करी है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि पेप्सी अपना एक सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल बेच रही है, तो एक सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के लिए कितनी, इस 1 लाख में से कितनी कॉस्ट यहाँ तक पहुँची होगी। आप कहोगे सर ये जो 1 लाख रुपए जिन लोगों को आप दे रहे हैं ना, उनकी वजह से ये सॉफ्ट ड्रिंक बन भी रही है और नहीं भी बन रही है। समझ में आई बात, ये नहीं आती। बहुत से लोग तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अब वो आकर पेप्सी थोड़ी बना रहे हैं। तो ये जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ सैलरीज की, ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को कर रहा हूँ ना। लेकिन पेप्सी को एक सॉफ्ट ड्रिंक बेचते वक्त कहीं ना कहीं से 1 लाख का कुछ ना कुछ तो रिकवर करना ही है, कॉस्ट तो रिकवर करनी है। लेकिन ये 1 लाख रुपए की ये कॉस्ट जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। मुझे नहीं पता कि एक सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने में के लिए सैलरी का कितना खर्चा है। मैं सैलरी का टोटल खर्चा जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि एक सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के लिए क्या खर्चा है। लेकिन स्टिल मैं इस एक सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के लिए कुछ ना कुछ जो खर्चा है वो इसका कुछ ना कुछ पार्ट तो आया होगा।
तो वो पार्ट मुझे इस एक सॉफ्ट ड्रिंक की कॉस्ट पर एट्रीब्यूट करना है, चार्ज करना है। तो उसके दो स्टेप होते हैं, एक होता है कॉस्ट एलोकेशन और एक होता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट। अब देखिए कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है। सैलरी आपने कितनी पे करी, 1,00,000 रुपए की। चलें, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 25। सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 55। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 20। टोटल आपके पास काम करने वाले हैं कितने, 100। 1,00,000 को 100 से डिवाइड कर दो पहले तो यानी हर एम्प्लॉय की वजह से 1,000 का खर्चा हो रहा है। अब प्रोडक्शन में कितने काम कर रहे हैं, 25। तो 25,000 का खर्चा प्रोडक्शन का हो गया, 55,000 का खर्चा सेल्स का हो गया, 20,000 का खर्चा मार्केटिंग का हो गया। जब आप अपनी कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स में बांट देते हो, डिपार्टमेंट्स को और क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर्स। जब आप कॉस्ट को कॉस्ट सेंटर्स में असाइन करते हो ना, तो उसी प्रोसेस को कॉस्ट एलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्ट एलोकेशन। ये देखो, पहले ये 1,00,000 का खर्चा था सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, लेकिन सब अपने अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग बढ़ गया। अब जब ये कॉस्ट सेंटर पर ये खर्चा आ जाता है, तो कॉस्ट सेंटर क्या करता है, इस खर्चे को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर चार्ज करता है। यानी इस कॉस्ट सेंटर से खर्चे को कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंचाया जाता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये था ना, है ना, जिसके लिए मैं कॉस्ट निकाल रहा था। जब कॉस्ट सेंटर से कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक खर्चे को पहुंचाया जाता है, उसी प्रोसेस को कॉस्ट अपॉर्शनमेंट कहते हैं। सर ये यहाँ तक कैसे जाता है, उसी के लिए तो इंटरमीडिएट पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चे। और चैप्टर का नाम बताऊँ क्या होगा, चैप्टर का नाम होगा, ये रहा आपका, ओवरहेड्स। इसी चैप्टर को पढ़ते वक्त आप सीखोगे। बहरहाल आज तक की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए 2 चैप्टर्स को हम पढ़ लेंगे। मैं जस्ट आपसे कहूँगा, जो पार्ट्स मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा है उसको आप भी अंडरलाइन कर लें और मेरी बातों को ध्यान से सुनें, ताकि कल को जाकर आपको ये बातें ईजिली समझ आएँ। मेनली पर्पस थ्योरी पढ़ाने का है कि आप कल को जाके MCQ सही तरीके से टिक कर पाएँ। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।